जय हिंद दोस्तों। आप जिस व्यक्ति को फोटो में देख रहे हो, आज की डेट में पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान देश में ये आदमी सबसे पावरफुल बन गया है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज से सुना होगा, हम लोगों ने भी वीडियो बनाया था। 13 नवंबर को पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 27th अमेंडमेंट किया था। अमेंडमेंट किया था। जो ये 27th अमेंडमेंट था वो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 243 में किया गया था। अब ये आर्टिकल 243 है क्या? आर्टिकल 243 वो है जिसमें पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस कैसे फंक्शन करेंगी, किसके अधीन आएंगी, क्या रहेगा उनका सारा कुछ, उनकी फंक्शनैलिटी है आर्टिकल 243 में है। तो इसमें बदलाव किए गए थे। हमने पहले के वीडियो में बताया था, अभी फिर से रिवाइज कर देता हूं। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जैसे पहले पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस में जो प्रेसिडेंट होता था वो सुप्रीम कमांडर होता था, और उसके बाद तीनों सर्विसेज के चीफ आते थे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तीनों आते थे, वो प्रेसिडेंट के अंडर आते थे। तीनों अपनी अपनी जो विंग्स हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों अपनी अपनी विंग्स को, अपने अपने जो सेनाएं हैं उनको हेड करते थे। लेकिन ये इंसान धीरे धीरे पावर में आता है। जो मई में इंडिया पाकिस्तान के बीच 87 घंटे का छोटा सा वार चला, उसके बाद ये बंदा वहां की पॉलिटिक्स में इतना हावी हो जाता है कि अपने हिसाब से उसने संविधान को अमेंड करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। जैसे पहले आपने देखा होगा, पहले कई मिलिट्री कू हुए हैं वहां पे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था, जियाउर रहमान ने किया था, ठीक है। वो एक मिलिट्री कू करते थे कि जबरदस्ती आए, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है उनको हटा दिया, नेताओं को जेल में डाल दिया और बैठ गए खुद सत्ता पे। इस बंदे ने ऐसा नहीं किया। बड़ी चालाकी से इसने उस पॉलिटिक्स में इतना पावरफुल हो गया वहां की कि सारे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज हैं जो इसने अपने हिसाब से अमेंडमेंट करवा लिए। सबसे पहले इसने फील्ड मार्शल की पोस्ट ली, मतलब स्वघोषित फील्ड मार्शल बन गया कि चलो बहुत अच्छा काम किया। जैसा कि सो कॉल्ड मई में जो भी इंसिडेंट हुआ, जो वॉर हुआ, उसका सबसे बड़ा फायदा उठाया आसिम मुनीर ने। उस टाइम तक आसिम मुनीर की ये हालत थी कि पाकिस्तान में हालात बहुत खराब हो रहे थे। आसिम मुनीर का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था, पर उस बंदे ने आपदा को अवसर बनाया। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, आपदा में अवसर, तो इस बंदे ने मोदी जी को फॉलो करते हुए आपदा में अवसर ढूंढ लिया और उसका सारा क्रेडिट ले लिया। एक प्रोपेगेंडा चलाया, उसका सारा क्रेडिट ले लिया। जो कुछ भी हुआ, नफा नुकसान सब कुछ, उसका पूरा फायदा इस बंदे ने उठा लिया और खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया। स्टाम्प वहां की सरकार ने लगाया, पर सरकार हमेशा से ही अगर देखोगे तो कठपुतली रही है। सरकार ने घोषणा कर दी, फील्ड मार्शल बन गया। उसके बाद हर एक जगह पे किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई मीटिंग हो रही है, कोई डील साइन हो रही है, कुछ भी हो रही है, भले वो डिफेंस से रिलेटेड नहीं हो, वो सिविल की हो, किसी भी एरिया से वो संबंध रखती हो, हर एक डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में आसिम मुनीर हर जगह होते थे, ठीक है। तो वहीं से ये चीज समझ में आने लगी थी कि आगे काफी कुछ होने वाला था। लेकिन इन्होंने पॉलिसीज अपने हिसाब से बनाई, संविधान सीधा अमेंड करवा दिया। जो 27th अमेंडमेंट हुआ वो 13 नवंबर को हुआ। 13 नवंबर 25 को ये अमेंडमेंट आया। अब इस अमेंडमेंट के हिसाब से जो पहले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर चीफ हेड करते थे, उसकी जगह ये भाई साहब होंगे सर्वे सर्वा तीनों सेनाओं के, ठीक है। अब ये तीनों सेनाओं के सर्वे सर्वा होंगे। अब ये होगा कैसे? अब इन्होंने एक नई पोस्ट क्रिएट करवा दी 27th अमेंडमेंट के थ्रू, CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कि अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा, जो होंगे जनरल मुनीर।
सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, अभी स्वघोषित फील्ड मार्शल, इन्होंने खुद को प्रमोट कर लिया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगी, तीनों सेनाओं का सर्वे सर्वा होगा, मतलब अब ये सुप्रीम बन गए। ठीक है, अब जो ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ये पोस्ट क्रिएट की गई है, ये इक्विवेलेंट होगी वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के। इसी अमेंडमेंट में देखिए, अब जब बंदा इतना हावी होता है तो वो कैसे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने हिसाब से, पॉलिसीज अपने हिसाब से बनाता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए, ये तीनों सेनाओं के सर्वे सर्वा होंगे। उसमें जो आर्मी चीफ होता था, पहले प्रोविजन था कि आर्मी चीफ कोई VCOS बनाएंगे, जैसे कि जनरल परवेज मुशर्रफ जब वहां प्रेसिडेंट बने थे, मिलिट्री कू किया था उन्होंने, तो उन्होंने आर्मी में एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रखा था जो आर्मी हेड करता था। ठीक है, आर्मी चीफ की प्रॉपर जो जनरल रैंक होती है वो किसी को नहीं दी गई थी, वो उन्होंने अपने पास रखा था, बट काम पूरा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखता था। अब वहां की जो डिफेंस एनालिस्ट हैं या मीडिया आउटलेट्स हैं, वहां पे ये चीज बोली जा रही है कि आसिम मुनीर आर्मी में भी कंट्रोल रखने के लिए जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोस्ट है वो अपॉइंट नहीं करेंगे, मतलब ये आर्मी में भी अपना दखल रखेंगे, बाकी सुप्रीम कमांडर बनी गए हैं। अब नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, उनका कुछ नहीं है। इन्होंने क्या कर लिया, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है उसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का, जो टेन्योर है वो 5 इयर्स कर दिया है। अब देखिए भाई, आर्मी चीफ ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया, इतना पावर ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो साथ वालों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब ये प्रोविजन लेके आ गए इसी अमेंडमेंट में कि जो नेवी चीफ हैं और एयर चीफ हैं दोनों को 5-5 साल का एक्सटेंशन मिल गया, कि दोनों का टेन्योर 5 साल का होगा टोटल। पहले टेन्योर फिक्स नहीं होता था, वो सर्विस का, डिफेंस सर्विसेज में हर जगह ऐसा चलता है कि जब आप कमीशन हुए उसके बाद हर एक रैंक वाइज फिक्स है कि आप इतने साल सर्व करोगे, इतने साल सर्व करोगे, उसी हिसाब से वो रिटायर होते जाते हैं, नया अपॉइंट होता जाता है। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट करता है वहां का प्रेसिडेंट, जो वहां की पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, वो रिकमेंड करती है और वहां का राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देता है। इस तरह से जो फोर्सेस के चीफ्स हैं वो अपॉइंट किए जाते थे। अब सीधा हो गया है कि फोर्सेस के जो चीफ्स हैं वो जो वहां की पार्लियामेंट्री कमेटी करती थी, पार्लियामेंट करती थी अपॉइंट, वो नहीं करेगी, अब ये करेंगे भाई साहब, मतलब प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट क्या करेगा, जब ये सर्वे सर्वा बन के बैठे हुए हैं तो यही करेंगे अपॉइंट सब कुछ। अब उसमें नेवी चीफ और आर्मी चीफ को 5-5 साल का टेन्योर दे दिया गया है, बाकी सारा कंट्रोल इनके पास है। अब इससे मेन कई सारी चीजें, कई क्वेश्चन उठते हैं। देखिए, कुछ चीजें साफ नहीं है अभी कि सब कुछ चेंज हो गया, अब इसमें इनके प्रमोशंस कैसे होंगे, बाकी अपॉइंटमेंट कैसे होंगे, क्या होगा कि आर्मी हेडक्वार्टर से होंगे, क्या होगा, कई सारे वहां पे डिबेट्स चल रहे हैं अभी। लेकिन कई सारी चीजें इसमें अब हो गई हैं, जैसे पाकिस्तान की जो थर्ड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज थी वो अब सीधे आर्मी के हाथ में आ गई हैं, कि जितना न्यूक्लियर ट्रायड होता था, जैसे न्यूक्लियर आर्मी के पास है, नेवी के पास है, एयरफोर्स के, अब सीधा कंट्रोल न्यूक्लियर पे CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, मतलब आर्मी का ही मेन कंट्रोल हो गया है वहां की सारी सर्विसेज में। तो ये अब सर्वे सर्वा बन गया। अब इन्होंने क्या किया है, ये तो सारा आर्मी के अंदर खेल चल रहा है, ठीक है। अब जैसे इसमें एक CJCSC होता था, जो ट्राई सर्विसेज का एक अफसर होता था, वो एक पोस्ट होती थी जो तीनों सर्विसेज के बीच में एक संबंध बनाने का काम करती थी, कि एक बैलेंस बना के रखती थी, ठीक है। तो इस पोस्ट को इन्होंने खत्म कर दिया है। आज जो वहां के CJCSC थे वो आज रिटायर हो रहे हैं, तो इसके बाद कोई भी नया CJCSC नहीं बनेगा। अब इसमें एक और प्रोविजन है, जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी, उसमें एक नया कमांडर नियुक्त किया जाएगा जो वहां की सारी न्यूक्लियर जो आर्सेनल्स हैं उनको कंट्रोल करता है। तो वो एक कमांडर रहेगा और वो नियुक्ति इनके द्वारा की जाएगी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो भी बोला जा रहा है कि वो आर्मी से होगा।
आर्मी का ही कोई एक जनरल होगा। तो अभी सब कुछ इनके हाथ में आ गया है। अब इन्होंने देखिए ये सारी चीजें तो इन्होंने आर्मी के अंदर सब कुछ अपने डिफेंस फोर्सेस के अंदर सारा कुछ चेंज कर लिया, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि खुद को सुप्रीम बनाने के लिए, ताकि इनके ऊपर आगे आगे कोई खतरा ना आए, सल्तनत सुरक्षित रहे, उसके लिए इन्होंने एक जो वहां की सुप्रीम कोर्ट थी उसके पावर्स कम कर दिए हैं। एक वहां पे फेडरल कोर्ट बना दी गई है, जो ये सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली सिविल और जो आपराधिक मामले हैं केवल वही एंटरटेन करेगी, उन्हीं पे वो सुनवाई करेगी। वो बाकी जितने भी पार्लियामेंट्री हो गए या पॉलिसीज से रिलेटेड मैटर्स हैं उन पे वो इंटरफियरेंस नहीं कर सकती। उसके लिए इन्होंने एक नई कोर्ट बना दी है, फेडरल कोर्ट बना दी है। वो फेडरल कोर्ट सुनेगी, उसके लिए सेम वही कि प्रेसिडेंट चुनेगा प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से, सब कुछ तो कंट्रोल में इनके है, वो सारी चीजें सुनेगा, मतलब वो चूज करेगा कि उस कोर्ट में कौन से जज आएंगे कौन से रहेंगे, वो सिर्फ सुनेंगे। तो ये एक इम्यूनिटी मिल गई है इनको लाइफ टाइम के लिए कि अब सब कुछ यही है कि अगर आप सोचो वहां पे कि कोई इनके किसी डिसीजन के खिलाफ कोई चैलेंज कर दे कोर्ट में, तो वहां से कुछ हो जाए, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए एक अलग कोर्ट है, उसमें इनके द्वारा नियुक्त किए गए जजेज बैठेंगे। तो आप सोच सकते हो कि वो क्या ही डिसीजंस देंगे। अब देखिए ये ऑफिशियली 2030 तक रहेंगे ऑफिशियली। उसके बाद इस अमेंडमेंट में एक और प्रोविजन भी है कि अगर ये चाहें तो 5 साल और एक्सटेंड हो सकता है। तो देखिए बंदे ने अपना आगे का भी टेन्योर सुरक्षित रखा है, तब तक क्या होगा वहां पे, कितने अमेंडमेंट्स और आ जाएंगे, क्या चेंजेज आ जाएंगे, अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऑफिशियली आज इनका रिटायरमेंट था। पिछले साल इन्होंने एक अमेंडमेंट करवा लिया था जिसमें अपना टेन्योर इन्होंने 2 साल 27 तक बढ़वाया था। 27 के बाद अब 25 में सीधा सब कुछ चेंज ही करवा लिया कि 2030 तक, उसके बाद 5 साल का एक टेन्योर और मिल सकता है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अब आप देखिए कि वहां की जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में टोटल, मतलब यही अब सर्वे सर्वा है, सब कुछ गवर्नमेंट, हर एक चीज सब कुछ अब दिखाने के लिए है, हर एक डिसीजन मेकिंग में यही है। तो अब आप देखिए कि पाकिस्तान, इसका कई सारे असर होंगे, बहुत सारी चीजें हैं कि नेवी की पावर कम हो गई, एयरफोर्स की पावर कम हो गई, ठीक है। अब उसमें आपस में उसमें संघर्ष होगा, आज नहीं होगा, अगले 10 साल बाद होगा, पर होगा। लेकिन आज की ये सच्चाई है कि ये बंदा पाकिस्तान में इतना पावरफुल बन चुका है कि इस पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, ना तो कोई सरकार तो बिल्कुल है ही नहीं वहां पे, जस्ट दिखाने के लिए है। तो अब ये वहां के करता धरता राजा सब कुछ यही बन चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।